राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मूत्र कैसे बनता है, पेशाब कैसे बनता है, इस पर चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बाहरी संरचना और वृक्क की आंतरिक संरचना कैसा होता है, इस पर हमने चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पेशाब कैसे बनता है, कहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का अवशोषण होता है, किस जगह पर सोडियम का अवशोषण होता है, कहाँ जल का अवशोषण होता है, कहाँ ग्लूकोज का अवशोषण होता है, कौन सी स्रावी कोशिकाएं होती हैं, इन पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रही हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, चाहे टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी का परीक्षा दे रहे हैं अथवा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, है ना, और जहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाई जाती है, वहाँ पर मूत्र कैसे बनता है, एक नेफ्रॉन की क्या संरचना होती है, वृक्क की आंतरिक संरचना क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं बगैर समय गंवाए हुए अपने मूल मुद्दे पर पहुंचती हूं कि पेशाब कैसे बनता है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यह है हमारी धमनी, जहां से सबको पता है कि धमनियों से हमारा शुद्ध खून का प्रवाह होता है। हमारे शरीर में प्योर ब्लड का प्रवाह जो होता है वह धमनी के द्वारा होता है, आर्टरीज के द्वारा होता है। दूसरा, यहाँ से एक और नली निकलती है, पास से ही सटी हुई रहती है, वो रहती है आपकी शिराएं, वृक्क शिरा, ये वाली जिसको मैंने ब्लू कलर से दर्शाया हुआ है, ये है आपकी वृक्क शिरा। अब आपको मैं बता दूं कि शुद्ध खून का परिसंचरण धमनी के द्वारा किया जाता है और अशुद्ध खून का परिसंचरण शिराओं के द्वारा किया जाता है, जिसको मैंने ब्लू कलर से प्रदर्शित किया हुआ है। तो अब आप ये देखो, शुद्ध खून शिराओं से कहाँ पहुंच रहा है आपका, ये देखो ग्लोमेरुलस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के कई पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट है आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन का संपुट, बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर रक्त को छाना जाता है। जैसे आप चाय बनाती हैं, चाय छन्नी से चाय को छानती हैं, ठीक है ना, तो किसी कप में, किसी कटोरी में छानती हैं। उसी प्रकार से हमारे परमपिता परमेश्वर रक्त को छानने के लिए एक कैप्सूल बनाया है, प्यालेस नुमा संरचना है ना, ये यहीं पर रक्त को छाना जाता है। और यहीं पर, है ना, बहुत सारी अपनी जो बाल है, केस है, केस जैसी संरचनाओं का गुच्छा होता है। क्या होता है ये? गुच्छा होता है पूरा। और यहाँ पर रक्त जो है शिराओं से ला करके डाल दिया जाता है। रक्त यहाँ पर क्या होता है? डाला जाता है। हमारे शरीर में कितना रक्त है आपको पता है? 4.5 से 5.5 लीटर हमारे शरीर में कितना है? स्त्रियों में कम होता है खून की संख्या और पुरुषों में रक्त की मात्रा, वॉल्यूम, आयतन अधिक होता है। हमारे स्त्रियों में आयतन होता है रक्त का 4.5 लीटर, 4 से 4.5 लीटर, और पुरुषों में 5 से 5.5 लीटर। और ये रक्त परिसंचरण जो रक्त है 4.5 से 5.5 लीटर, वह निरंतर प्रवाहित होते रहता है। और इस प्रकार से 175 से लेकर के 180 लीटर तक खून प्रतिदिन वृक्क द्वारा छाने जाते हैं। कितना? 175 से 180 लीटर तक खून हमारे शरीर के दोनों वृक्क द्वारा छाने जाते हैं। और वृक्क में छानने का क्रिया किसके द्वारा होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हमारा है नेफ्रॉन, पहले बताए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को देखना, तब आगे की इस वीडियो को समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा कि एक प्यालोनुमा संरचना होती है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर रक्त क्या होता है? छाना जाता है। और यहीं पर मैंने आपको बताया केस जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो जब यहाँ पर रक्त आता है तो रक्त का दबाव बढ़ता है, उस दबाव के कारण रक्त यहाँ छान लिए जाते हैं।
रक्त क्या होता है, छन जाता है। और तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी रक्त छान ली जाती है। ठीक उसी प्रकार से समझो जैसे दशहरे के अवकाश में या दीपावली के अवकाश में आप अपने घर की सफाई करते हैं। तो जब घर की सफाई करते हैं तो एक बार तो कमरे से सारा सामान बाहर निकाल देते हैं और फिर छांट छांट करके जो उपयोगी सामान होता है उसको आप कमरे के भीतर रखते हैं। और बहुत थोड़ी मात्रा में आप देखोगे, कुछ आपके कहेंगे, मेरी दादी कहेंगे कि यार ये तो मेरे काम का था, इसको बाहर क्यों फेंक दिया। कोई बच्चा छोटा कहेगा अरे मम्मी ये तो पेंसिल हमारे काम की थी, आपने क्यों बाहर फेंक दिया, है ना। आप खुद कहोगे कि अरे मेरी डायरी थी, अपनी डायरी बाहर निकाल के फेंक दी। ऐसे करते करते हम बहुत कम चीज़ों को व्यर्थ चीज़ों के रूप में बाहर निकालते हैं। तो हमारे शरीर में वर्ज्य और व्यर्थ पदार्थ चयापचय के दौरान, भोजन के चयापचय के दौरान बनता है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइप्यूरिक अम्ल, कई सारे टॉक्सिन्स, ये सारे विषैले तत्व होते हैं। अगर इनको बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे शरीर के भीतर रह जाए, तो ये क्या संपूर्ण खून को जहरीला बना देंगे। और रक्त परिसंचरण के दौरान अगर ये विषैले तत्व रक्त के द्वारा बाहर, पेशाब के माध्यम से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये रक्त में ही पड़े रहते हैं। और जहाँ जहाँ रक्त पहुँचता है, जिन जिन अंगों को रक्त पहुँचाता है, पोषक तत्वों के साथ ही वर्ज्य पदार्थ भी चले जाते हैं और उन अंगों को क्षति पहुँचाते हैं। लीवर को क्षति पहुँचाएंगे, इंटेस्टाइन को क्षति पहुँचाएंगे, हार्ट को क्षति पहुँचाएंगे। जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उन सबको ये डैमेज करते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हो कि जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उनकी लाइफ भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। आप भी जानते हो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे तरह से जानते हो कि किसी व्यक्ति का अगर किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस पर रखना पड़ता है, ठीक है ना। और उस व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल करीब रहती है, क्योंकि वृक्क ही ऐसा अंग है हमारा जिसमें नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन ही क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। रक्त प्रतिदिन 175 से 180 लीटर तक रक्त इसमें छाने जाते हैं। तो जब यहाँ रक्त आता है प्रेशर से, तो रक्त पहुँच जाता है किसमें, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में ये क्या होता है, केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। तो जब यहाँ पर रक्त छान लिए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सारा बहुत सारी चीज़ इसमें छन जाता है। ग्लूकोज भी छन जाता है, सोडियम भी छन जाता है, पोटेशियम भी छन जाता है, और कई सारी चीज़ छन जाती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर वो छन करके पेशाब के माध्यम से चले जाएंगे तो हमारी बॉडी को एसेंशियल चीज़ नहीं मिल पाएगा। जैसे ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सोडियम नहीं मिलेगा, पोटेशियम नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस एक बार सभी को छान देता है। अब क्या होता है, रक्त छानने के बाद जो आपके बोमन कैप्सूल की दीवार है, आप देख रहे हो घनाकार कोशिकाओं के बने होते हैं, तो ये रक्त को धीरे 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 अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद ये पहुंच जाते हैं लूप ऑफ हेनले में। पहले बताया था नेफ्रॉन का पार्ट है आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले, बेलिनी की नलिका, संग्रह नलिका, है ना, और आपके बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सारे नेफ्रॉन के ही पार्ट होते हैं जो आपको रक्त छानने का काम करता है और पेशाब के निर्माण में बहुत मदद करता है। तो आप ये देखो, वृक्क नलिका में पहुंच जाता है धीरे धीरे। लूप, हेनले का जो लूप है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अवशोषण हो जाता है। मतलब जो आवश्यक चीज़ है हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक है, जिसके बिना हमारा बॉडी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अवशोषण हो जाता है। लूप ऑफ हेनले का आकार होता है यू की तरह। यहाँ पर आप देखोगे कि समीपस्थ कुंडलित नलिका होता है, यहाँ पर भी घनाकार कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी अवशोषण का कार्य किया जाता है। जो ग्लोमेरुलस के पास वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो दूर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना। कुंडलित इसलिए कहते हैं कि वो मतलब कि लूप बनाते हुए स्ट्रक्चर जाता है, घुमा घुमा रहता है, एक है ना, लूप जैसी संरचना होता है, क्वाइल्ड जैसी संरचना होता है, इसलिए हम कुंडलित उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास ग्लूकोज का और पोटेशियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है। कहाँ होता है,
समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास। और कई सारे नलिकाएं आपस में मिलकर के संग्रह नलिकाएं बनाती हैं, सीधी नलिका बना देती है, सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाता है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं संग्रह नलिका। क्या कहते हैं इसको हम? संग्रह नलिका कहते हैं। ये देखो, ये संग्रह। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो छन गया, और छनने के बाद उसमें से जो सेलेक्टेड मटेरियल्स था, जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, तो वापस इसको अवशोषित करके और रक्त में डाल दिया जाता है, और रक्त इन पोषक तत्वों को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, कचरा है हमारी बॉडी के लिए, जैसे क्रिएटिनिन हुआ, यूरिक एसिड हुआ, यूरिया हुआ, अमोनिया गैस हुई, मेरे किस क्या काम का है? हमारी बॉडी के लिए डैमेज करता है, वो हमारे शरीर को डैमेज कर देगा। तो इसको ये संग्रह नलिकाओं के माध्यम से ये पहुंच जाता है कहां? आपके किडनी में। एक बात बताया था मैंने आपको, यूरेटर, मूत्रवाहिनी नलिका बताया था ना, तो वहां पहुंच जाता है। और हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा, समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा, संग्रह नलिका द्वारा, इनके द्वारा कम से कम तो सोचो कि जितना हम जल पीते हैं और जितना हमारा रक्त में जल की मात्रा, उसका 85% तक उसका अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा और दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा हो जाता है। अब बिल्कुल जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उसको ये ले करके नलिकाएं पहुंच जाती हैं कहाँ? वृक्क में। वृक्क में जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक छोटा सा छिद्र होता है, हाइलम, और वहीं पर आपको मैंने बताया था वहाँ से एक नली निकलती है, यूरेटर, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? यूरेटर, मूत्रवाहिनी नली। और उस मूत्रवाहिनी में नली में जाकर के वर्ज्य पदार्थ पेशाब के साथ, पेशाब जो आपका छन छन करके जल जा रहा है, वह जल और उसमें जो फालतू का चीज़ है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो उस जल में जाकर के पेशाब के साथ जाकर के यूरेटर में पहुंच जाता है, और यूरेटर से फिर वो मूत्रवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है। मूत्रवाहिनी नलिका में पहुंचने के बाद वो पहुंच जाता है मूत्राशय में, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं हम? यूरिनरी ब्लैडर एक थैला होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जब आपको पेशाब का अनुभव होता है, मूत्र त्याग का अनुभव होता है, तो मूत्र मार्ग के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज मैंने आपको नेफ्रन के बारे में भी बताया है कि नेफ्रन के जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस भी है और लूप ऑफ हेनले है। जहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या करता है? छानने का काम करता है। एक बार तो सारे ब्लड को एक बार छान देता है, एक बार कचरे से ही छान देता है, समझो, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी छन जाता है। छनने के बाद जो लूप ऑफ हेनले है, वह कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, उसको ये आपस अपने साथ मिला लेता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में मैंने आपको बताया, यहाँ कार्बनिक एनहाइड्रेज का स्रावन होता है और ग्लूकोज का यहाँ अवशोषण कर लिया जाता है। ग्लूकोज अपनी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। और पोटेशियम और फास्फोरस का अवशोषण यहाँ होता है। जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, वहाँ पर सोडियम आयन का अवशोषण होता है, और 85% तक जल जो छान दिया गया है ग्लोमेरुलस के द्वारा, वापिस दूरस्थ नलिका के द्वारा, समीपस्थ नलिका के द्वारा, लूप ऑफ हेनले के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है, वापिस पहुंच जाते हैं वो रक्त में, और फिर वो धमनियों में पहुंच जाते हैं, है ना। अब शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा? धमनियों में, और धमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच करके अपना फंक्शन वो करता है। तो आज मैंने आपको बताया मूत्र कैसे बनता है, इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसी को और मैं क्लैरिफाई करूंगी कि मूत्र बनने की कौन कौन से स्टेजेज हैं, कौन कौन से मूत्र बनने के चरण हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
तब तक के दो इजाज़त मुझे जाने की। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं। बाय बेटे।